नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 24 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और आज के करंट अफेयर्स में हम मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खबरों को देखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आज के एक जरूरी सूचना के साथ। यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट 2025 है, एग्जाम गुरुजी में सारथी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपकी लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है। आपके बाकायदे इसमें क्वेश्चन बैंक्स दिए जाते हैं, आपकी मेंस की कॉपियां भी चेक की जाती हैं, साथ ही साथ आपको 80 प्री के टेस्ट भी मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप उन लोगों के साथ मिलेगी जो एग्जाम में इंटरव्यू तक की प्रोसेस को कहाँ तक टच कर चुके हैं। कई लोगों के इसमें एग्जाम के रिजल्ट भी वेटेड में है और साथ ही साथ आपको इसमें करंट अफेयर्स भी मिलेगा और पूरे वीडियो सेशंस होंगे जिसमें आपको गाइड किया जाएगा। आप कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। शुरुआत हो रही है हमारे एक सेकंड बैच की, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे आप ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत आज के विचारों के साथ, सुबह की शुरुआत एक सुबह के विचारों के साथ कि नए अवसर सूर्य की तरह होते हैं। अगर हम ज़्यादा समय तक प्रतीक्षा करेंगे तो हम उन्हें गवा देंगे, यानी शाम ढल जाएगी। तो समय का एक निश्चित समय होता है, उसको यदि समय पे कर लिया जाए तो हमारा समय क्या हो जाता है, सही समय हो जाता है। तो हमेशा की तरह आज करे सो काल कर वाली स्थिति मत लेके आइए, काल करे सो आज कर वाली स्थिति लेके आइए। कल का कार्य आज ही निपटाइए और पक्षियों की तरह हमेशा उड़ते रहिए। शुरुआत करेंगे एक पहले प्रश्न की। हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार क्या है कि अभी दिया गया हाल ही में, किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि इसके मंत्री हैं। तो लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी 1989 में हुई थी। केंद्रीय मंत्री हैं, कपड़ा गृह मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। पिछली बार भी इनके पास ही मंत्रालय था ये केंद्र सरकार का, और इस बार इनके पास ही है। ठीक है, तो अभी इन्होंने हाल ही में क्या किया है कि जो 62 विजेता हैं उनकी इन्होंने घोषणा करी है। 27 पुरस्कार इन्होंने प्रदान किए हैं। इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मुजफ्फर हुसैन को दिया गया है। हस्तशिल्प जो निर्यात पुरस्कार है, ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं, विशेषकर हस्तशिल्प से जो जुड़े हुए होते हैं। हमारे देश में जो हमारी जो परंपरा रही है कुटीर उद्योगों को डेवलप करने की रही है, भारतीय जो संस्कृति भी रही है, वो हस्तशिल्प जो हाथ से जुड़े हुए होते हैं उनका ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने यहाँ मध्य प्रदेश में ही आप देख ले कि आपकी महेश्वर की साड़ियाँ हैं, चंदेरी की साड़ियाँ हैं। एक्चुअली में इनकी जो बुटीक साड़ियाँ होती हैं, मशीनरी से ज़्यादा महंगी जो होती है वो हाथ से बनाई जाती हैं, वो ज़्यादा महंगी होती हैं। तो उनको क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उस कला को जीवित रखने के लिए ऐसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। 1989 में की गई थी और अलग अलग क्षेत्र पे ये दिए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पुरस्कार होते हैं, जैसे अब इसमें कई चीज़ जुड़ चुकी है। प्लेटिनम परफॉर्मर पुरस्कार, उत्पाद समूह पुरस्कार, महिला उद्यमी पुरस्कार, उसमें अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग व्यक्तित्व दिए जाते हैं। लेकिन शुरुआत इसकी 1989 में की गई थी, इसको ध्यान में रखना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? खबरों में क्यों है? ये भी अभी हाल ही में क्या हुआ है, पुरस्कृत हुआ है, हैदराबाद में है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार से नवाजा गया है। और यह पुरस्कार उसको लगातार तीसरे वर्ष मिला है। लगातार 3 साल से ये पुरस्कार जीत के आ रहा है और ये भारत ही नहीं, साथ में दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। 2024 का पुरस्कार जीता है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जहां पर यह स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 2008 में बेगमेपेट हवाई अड्डे के स्थान पर यह निर्मित किया गया था और ये पब्लिक पीपीपी मॉडल पे था और ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे बोत्सवाना की। बोत्सवाना में भी क्या हुआ है कि हीरा मिला है। तो आपको ये बताना है कि बोत्सवाना की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो बोत्सवाना की जो सीमा है नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे के साथ लगती है, अंगोला के साथ नहीं लगती। यहाँ पे मैप में आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पे नामीबिया दिखेगा, जिम्बाब्वे आपको यहाँ पे ये सीमा यहाँ पे टच करता हुआ दिखेगा। अंगोला यहाँ पे नहीं है, ये नामीबिया की सीमा है। ठीक है, इसके बाद जिम्बाब्वे की सीमा है और पीछे की तरफ साउथ अफ्रीका भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए बात यह है कि अभी बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है और ये 2492 कैरेट का है। और वहाँ की एक कंपनी है लुकारा डायमंड, कनाडा की, उन्होंने एक खोजा है बोत्सवाना की जो केरो खदान है। केरो खदान को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बोत्सवाना जो है वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है और दुनिया के 20% जो हीरे होते हैं वो यहीं पर होते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हीरे की भारत में होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि डायमंड में जो काश्तकारी होती है वो मिलता तो पहले रॉ मटेरियल है,
बाद में उसको जो क्रिस्टल को उसको पूरा चमकाया जाता है, उसको डिजाइन किया जाता है, वो भारत में सबसे ज्यादा होता है। कुलिनन डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है जिसका नाम है कुलिनन डायमंड। और 905 में 1905 में दक्षिण अफ्रीका की जो प्रीमियर खदान है वहां पे खोजा गया था। 3106 कैरेट का है। फिर इसको 9 टुकड़ों में काटा गया और वर्तमान में इसके कई टुकड़े जो ब्रिटेन का शाही मुकुट है जो रानी पहनती है उस पर लगा रहता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्रदेश के किस तीर्थ स्थान में श्री कृष्ण ने परशुराम जी के सुदर्शन चक्र को क्या किया था, प्राप्त किया था। यहाँ पे बड़ा की मात्रा नहीं है तो लगा लेंगे, ठीक है। देखिए, ये मेरी जानकारी में या मेरी नज़र में यदि आप मेरे से बात करो तो इस साल का सबसे हॉटेस्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसके जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप दिमाग में बिल्कुल फिट करके रख लेना। आने वाले समय में किसी न किसी पेपर में आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि जो परशुराम जी हैं, जनापाव से चंबल नदी निकलती है, वहां पर परशुराम की तीर्थ उनकी एक तपस्या स्थली भी है। वहीं पर श्री कृष्ण ने उनको क्या दिया था, उनको वहां पर सुदर्शन चक्र दिया था। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की अपने राम वन पथगमन यात्रा सुना होगा, उसकी पहली बैठक हुई थी अभी हाल ही में, चित्रकूट में हुई थी। तो अब इसी प्रकार से हमारे यहाँ श्री कृष्ण पाथे को भी क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। जैसे राम वन पथगमन यात्रा उस प्रकार श्री कृष्ण पाथे यात्रा। अब इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश का श्री कृष्ण के साथ कई चीजों में क्या रहा, संबंध रहा है। सबसे बड़ा संबंध उनका ये रहा है कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वो संदीपनी आश्रम जो कि उज्जैन में है वहां पर प्राप्त करी थी। नारायणा में उन्होंने विनम्रता का क्या किया था, सीखी थी। अमझेरा में उन्होंने वीरता सीखी थी। जनापाव से भी उन्होंने क्या किया था, विनम्रता का पाठ पढ़ा था। नारायणा से उन्होंने मित्रता का पढ़ा था। जब बात आती श्री कृष्ण से मित्रता की तो हमें याद रखना, मित्रता मतलब क्या, नारायण और मित्र मिले, कहाँ पर मिले, सुदामा से मिले। मित्रता की जब बात होगी तो हमेशा ध्यान में रखना किसकी मित्रता की बात हो रही, श्री कृष्ण और सुदामा की। यहाँ पर वीरता को लेकर के आपको थोड़ा सा जनापाव ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का जब वध कर लिया, ठीक है, मथुरा में, इसके बाद वो उज्जैन आए जहां पर उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्या किया, संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा ने अपनी पूरी पूरी शिक्षा ग्रहण करी और इस प्रकार से वो वहां पर श्री कृष्ण बने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि नारायणा में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी, वहां पर वो पहली बार मिले थे और यहाँ पर उन्होंने बताया कि गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए हमेशा श्री कृष्ण और सुदामा की क्या की जाती है, संज्ञा दी जाती है कि एक द्वारिकाधीश थे, दूसरा क्या था, एक तरह से पूरी तरह से भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने, हमने सभी ने देखा हुआ है उसको, तो नारायणा में उनको क्या मिला, मित्रता का संदेश दिया उन्होंने। धार के पास एक अमझेरा जगह है जहाँ पर वीरता की बात आएगी तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जब रुक्मणी हरण हुआ तो भगवान ने यहाँ पे रुक्मी को हराया था, ठीक है, उनका युद्ध हुआ था रुक्मी के साथ, तो उन्होंने इनको हराया था। इसके बाद होगी जनापाव की। परशुराम आपको पता है किस प्रकार के व्यक्ति थे, गुस्सैल टाइप के थे, ठीक है, और उनके पास दो चीजें रही। राम जी के पास जो धनुष था वो जिसको तोड़ा था उन्होंने, वो भी किसका था, परशुराम का था। ठीक इसी प्रकार से जो सुदर्शन चक्र था वो भी किसके पास था, परशुराम के पास था। उन्होंने, श्री कृष्ण ने किससे प्राप्त किया था, परशुराम से प्राप्त किया था। और परशुराम से कोई चीज प्राप्त करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत टेढ़ी खीर थी। तो उन्होंने किससे कैसे प्राप्त किया होगा, विनम्रता से ही प्राप्त किया होगा। तो सुदर्शन चक्र को उन्होंने कहाँ पे, जनापाव में प्राप्त किया था, जिसके कारण उसको उन्होंने विनम्रता का एक कोट किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जो ये चारों स्थान है इनको श्री कृष्ण पाथे के रूप में क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर उनकी लीलाएं हुई हैं इसलिए श्री कृष्ण को इस श्री कृष्ण पाथे नाम अभी हाल ही में दिया गया। कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं इस पर अभी। एमपी हमारे यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, एमपी इंफो डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा भी कई डॉक्यूमेंट्रीज छोटी छोटी बनाई गई हैं और इसको प्रॉपर क्या किया जा रहा है, एडवर्टाइज भी किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अस्पतालों को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो और कई उपलब्धियां साथ में उसके जुड़ रही हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक उपलब्धि मध्य भारत के अस्पताल के साथ और जुड़ी है। ये मध्य भारत का पहला एंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर प्राप्त हुआ है किस अस्पताल को, ये जो प्राप्त हुआ है महात्मा गांधी इंदौर हॉस्पिटल को। इंदौर में एक एमवाई हॉस्पिटल भी है, एक एमजीएम हॉस्पिटल है। तो जो एमजीएम हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, उसको बीआरसी यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा 50 लाख रुपए की लागत का एक इंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर प्राप्त हुआ है, जो कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट 60 लगाया गया है। देखिए है क्या ये,
ये एक प्रकार का नई टेक्नोलॉजी का उपकरण है जिसमें जो हमारी बोन मैरो होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वहाँ पर इसमें एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें डॉक्टरों के लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो वो एक प्रकार का मध्य भारत की पहली मशीन है जो हमारे यहाँ इंस्टॉल की जा रही है। ठीक है, इसका फायदा ये, जब ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो वहाँ पर कई प्रकार के रिएक्शन की संभावना रहती है और खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है जब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो अब यहाँ इससे खतरे की जो समस्या रहेगी बहुत कम हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। वर्ष 2022 का दे दिया गया लता मंगेशकर पुरस्कार। तो पुरस्कारों की जगह में इसको अपडेट कर लेना है। तो इस साल का 2022 का जो पुरस्कार दिया गया वो उत्तम सिंह को दिया गया। उत्तम सिंह आप जानते होंगे, गदर मूवी की म्यूजिक इन्होंने दिए पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, और 2022-23 में यदि गायिका में बात करी जाए तो 23 के लिए के.एस. चित्रा को दिया गया, संगीतकार उत्तम सिंह को दिया गया। तो 22 का उत्तम सिंह को, 23 को चित्रा जी को दिया गया लता मंगेशकर पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें 28 सितंबर को, जब लता दीदी की जयंती होगी, उस दिन ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं हमारे यहाँ का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा ये पुरस्कार उनकी जयंती पे दिए जाते हैं। 1984 से इसकी शुरुआत हुई थी और इन सभी पुरस्कारों को कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो हमारे यहाँ जो संगीत और कला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। 2 लाख रुपए की राशि और ये सम्मान मिलेगा। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छी बात थी कि उत्तरों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ी है। और ये एक अच्छी चीज होती है, हमें भी एक अच्छा लगता है जब आपके उत्तर देखते हैं। तो हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था कि मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करा गया। बहुत सीधा साधा प्रश्न था, उत्तर भी बड़ा सीधा साधा दिया जा सकता था, अहिल्याबाई होलकर। लेकिन हमारे साथ में जो हमारे मित्र हैं, राहुल सिंह हो गए, साथ में आपके संजय हो गए और अंबर, ये अंबर तो लगातार उत्तर देते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझा कि ये यदि हमें 2 नंबर पे मिलेगा तो हमें क्या क्या करना चाहिए, 7 नंबर में आएगा तो हमें, क्योंकि 7 नंबर में छतरी से जुड़ा हुआ प्रश्न अभी 2023 के पेपर में आ चुका है, वो भी होलकरों की छतरियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। ठीक है, तो अब ज्यादातर आपको जो 2 मार्कर मिलते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके फैक्ट्स भी मजबूत हो, साथ साथ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सभी करंट अफेयर्स देखते हैं तो 3 से 4 बातें प्रश्न में जरूर लिखा करें कि आपसे यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 3 से 4 बातें क्या बताएंगे उसको। देखिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी ऐसे ही होती है, आप सोचेंगे कि हम अभी सिर्फ बैठ करके पढ़ डालें, घोट लें, फिर भी इकट्ठा जब हमारा प्री निकल जाएगा तो हम बैठ करके मेंस का क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद हमारा पेपर क्या होगा मेंस की तैयारी हमारी हो जाएगी। कुछ नहीं होगी, फिर जाकर के प्री आप निकालने की तैयारी चालू कर दोगे। मुख्य परीक्षा की तैयारी साल भर होती है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से होती है, ना कि वीडियोस देखने से होती है। एग्जाम गुरुजी में एकलव्य की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहे तो दिन भर वीडियोस देखिए, आपको कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप बैठ करके नहीं लिखेंगे। आपको लिखना तो पड़ेगा। अरे आज नहीं लिखोगे, आज पेपर निकाल लोगे आप प्री का, कल जाके मुख्य परीक्षा में तो लिखना पड़ेगा ना। बिना लिखे तो मुख्य परीक्षा भी आपकी वहां नहीं निकलनी है। वहां जब आपको 3 घंटे सिर्फ लिखना होगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या गलती करी थी। तो इसलिए आप डेली 2 आंसर लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत कुछ होता है, लिखना क्या है सबसे कठिन रास्ता होता है। तो इसी प्रकार से देखिए, राहुल सिंह ने उत्तर दिया है कि मल्हार राव होलकर इंदौर में होलकर वंश के संस्थापक थे। इनकी छतरी का निर्माण इनकी पुत्र वधू और जो राजमाता है अहिल्याबाई होलकर, इनके द्वारा भिंड में 66-67 में कराई गई थी। अच्छी बात उन्होंने बताई कि ये मराठा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है उत्कृष्ट नक्काशी के साथ। मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण 76 में अहिल्याबाई होलकर महान मराठा जनरल के सम्मान में बनवाया था। वहीं पे अंबर है, हमेशा उत्तर देते हैं और इन्होंने भी बताया है। और इन्होंने कुछ आगे बढ़कर के जो बातें बताई, छतरी के स्तंभों के मध्य मेहराबे लघु शिखरों का नक्काशियां की गई हैं और उत्तर भाग में भी वहां पर ईंटों की जो दीवार है उसमें आकृतियां बनाई गई हैं। देखिए, मराठा शैली आप जब देखेंगे तो आपको मराठा में वुडन का भी काफी यूज होता था और आंगन बहुत बड़ा होता था। मराठी जो मकान होते हैं, ठीक है, जब भी आप नर्मदा पार करेंगे, साउथ बेल्ट में जाएंगे तो आपको आंगन बड़े मिलने वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। कभी भी आप जब जाया करिए किसी राजे रजवाड़े घूमने तो उनकी कला को देखने का प्रयास करा करिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मराठा शैली राजपूत शैली में क्या अंतर होता है। तो मराठा शैली में यही सब विशेषताएं होती हैं। और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का प्रश्न आप सभी के लिए कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में भगवान कामतानाथ परिक्रमा की जाती है। कामतानाथ परिक्रमा की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है।
तो अब आपसे यदि आ जाएगा कल को प्रश्न कि भगवान कामतानाथ, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में? उत्तर तो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स में दे सकते हैं, लेकिन कल को ये प्रश्न आ जाता है तो आप इसको 2 से 3 नंबर में क्या लिख करके देंगे? इन चीज़ों का ध्यान रखना, आंसर जरूर करना है। जिसके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी उनको हार्ट देगा। उनको हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बांटें, जैसे हमने पिछले सभी आंसर्स में हार्ट दिया हुआ है। तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करें और करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, उसमें डिटेल्स बहुत सारी रहती हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें।